वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन इंग्लिश जोन। वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एनटीए यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सितंबर 2020 भी जो पेपर हुआ है आपका उसका डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं एनटीए यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। तो पार्ट फर्स्ट होगा ये हमारा उस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। इसके साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में, आंसर के साथ में, फैक्ट्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट आपको मिलेगा जस्ट इसके बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा आप सभी के लिए, जो कि 2020 सितंबर में यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में ये पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट मेज़ेप्पा अ लॉन्ग नरेटिव पोएम अबाउट द 17th सेंचुरी मिलिट्री लीडर ऑफ यूक्रेन। आपको बताना है उस राइटर का नाम जिसने मेज़ेप्पा, जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है 17th सेंचुरी मिलिट्री लीडर ऑफ यूक्रेन पे बेस्ड ऑन है, उसका आंसर आपको देना है इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से मैं इसका मेंशन कर देती हूँ आपको। ऑप्शन है विलियम कॉपर, ऑप्शन बी लॉर्ड बेरॉन, ऑप्शन 3 है पीबी शेलर, ऑप्शन 4 है एसटी कॉलरिज। तो करेक्ट जो आंसर है ये फ्रेंड्स ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड बेरॉन इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड हमारा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, लॉर्ड बेरॉन ने ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी हुई है मेज़ेप्पा, जो कि ये रोमांटिक पोएट थे। 17th सेंचुरी मिलिट्री लीडर ऑफ यूक्रेन के बारे में ये पोएम है। नेक्स्ट वन वी हैव मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्रिटिक्स के बारे में बात हो रही है, लिस्ट 2 में टेक्स्ट है जो क्रिटिक्स से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है होरेश, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी सैमुअल डेनियल और ऑप्शन डी है बेन जॉनसन। और यहाँ पे लिस्ट में जो आपका है फर्स्ट है अ डिफेंस ऑफ राइम, ऑप्शन बी टिम्बर और डिस्कवरीज, ऑप्शन 3 है आर्स पोएटिका एंड ऑप्शन फोर्थ है, या हमारा यहाँ पे फिफ्थ मेंशन हो गया, फोर्थ है वो ड्रामेटिक पोइजी। तो आपको बताना है कि इसमें से क्रिटिक कौन से क्रिटिक का जो टेक्स्ट है वो मैच कराना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 1, 2, 3 में से आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मैच कर रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है उसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जो है होरेस का वर्क ये रहा आपका आर्स पोएटिका, ठीक है। इसके साथ ही साथ बी का जो है वो फोर्थ है ड्रामेटिक पोएट्री, दैट वाज अ क्रिटिकल वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन। ऑप्शन सी में जो है सैमुअल डेनियल की अगर वर्क की बात करें तो ये है अ डिफेंस ऑफ राइम एंड बेन जॉनसन का है टिम्बर या डिस्कवरीज। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये लिस्ट एंड जो ट्रिक्स हैं और साथ ही साथ उनके जो टेक्स्ट हैं या उनके क्रिटिकल वर्क्स की बात करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऐसा ही कुछ हमारा सिनेरियो होगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। और मैचिंग से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट राइटर्स की इंपॉर्टेंट बर्थ ईयर, डेथ ईयर, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की पब्लिकेशन ईयर, ऐसे कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड याद करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये हमारा करेक्ट आंसर बैठता है। नेक्स्ट है हमारा विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर सॉट टू मेक एवरीथिंग एज इंग्लिश एज पॉसिबल in a country which resembles England in nothing as recorded by Thomas Monroe। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर। ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कि इंग्लिश एज अ पॉसिबल कंट्री विच रिजेंबल्स इंग्लैंड इन नथिंग एज रिकॉर्डेड बाय सर थॉमस मुनरो के थ्रू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी में से, इसमें से कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में रखना है। ये आपका लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इंग्लिश लिटरेचर में पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। तो लिस्ट जो मैचिंग होता है और क्रोनोलॉजी, ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत रिपीटेड होते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो पहला है हमारा ऑप्शन ए एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, ऑप्शन बी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी
DAC मीन्स सबसे पहले कोर्स इन द जनरल लिंग्विस्टिक, ये वर्क था जो लिखा गया था। इसके बाद जो था वो D है, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, एंड A एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, एंड लास्ट का है जो सीक्वेंस हमारा होगा, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सिमियोटिक्स and the philosophy of language. Next one we have the question, which one of the following statements is a appropriately true of Harold Pinter's plays? Harold Pinter के plays के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो appropriately true है उनके plays के रिकॉर्डिंग? तो और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन 3. Okay, next one we have, which of the following poems by Philip Larkin deals with the trauma of a rape victim who says, even so distant, I can chase the grief? ऑप्शन 1, 2, 3 में से जो करेक्ट आंसर है 4 में से वो है हमारा ऑप्शन 1, डिसेप्शंस इज द करेक्ट आंसर. और ये जो वर्क है ये है वर्क हमारा फिलिप लर्किन का. दिस इज अ सॉन्ग, ओके, दिस इज अ सॉन्ग जो पोएम के वे में है, फिलिप लर्किन ने इसको लिखा हुआ है. नेक्स्ट वन वी हैव मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में एसेज की बात हो रही है और लिस्ट 2 में एसेज की बात हो रही है. आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है ABCD में से कि इन एसेज में कौन सा इसमें करेक्ट बैठ रहा है, कौन से एसेज में कौन सा ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैच कराना है फर्स्ट एंड सेकेंड को, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट के साथ में. तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 है तो मीन्स फर्स्ट जो है वो हमारा मैच कर रहा है सेकेंड से. ओके, यहाँ पे 111 लिखा हुआ है तो फर्स्ट जॉर्ज ऑरवेल का जो ऐसे है व्हाई आई राइट. ऑप्शन बी मॉन्टेन का जो वो ऐसे है उसके बारे में बात करेंगे तो ऑन दी कैनिबल्स, दिस इज द करेक्ट मैचिंग. चार्ल्स लैम्ब की ऐसे की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब का जो ऐसे है वो सी जो मैच करेगा वो फर्स्ट होगा. ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, एंड जोनाथन स्विफ्ट का ये हमारा होगा थर्ड. ओके, जोनाथन स्विफ्ट का डी ऑप्शन हमारा थर्ड से अ मॉडेस्ट प्रोपोजल. दिस इज द करेक्ट मैचिंग लिस्ट ऑफ द एसेज एंड एसेज. नेक्स्ट वन वी हैव, फिर से यहाँ पे मैच ही कराना है, फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट है. ऑथर के बारे में फर्स्ट लिस्ट में बात हो रही है, सेकंड लिस्ट में उनके वर्क के बारे में बात हो रहा है. तो आपको बताना है कि जॉन कीट्स का कौन सा वर्क है जो करेक्टली मैच कर रहा है. तो इसके आंसर की डायरेक्टली हम बात करते हैं. ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन ए जो है जॉन कीट्स का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो कॉमिक है. ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो यहाँ पे स्कर्सन होगा इनका. ऑप्शन 4 बी जो है वो 4 से मैच कर रहा है. पीबी शेले की बात करें तो सी जो है वो 1 से मैच हो रहा है हमारा, ये करेक्ट बैठेगा. इसके साथ ही साथ विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इन एक्सपीरियंस, दिस इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द लिस्ट गिवन here. Here we have the question, in anxiety of influence, which of the following definition of given below by Harold Bloom to explain the term clinament. clinament ये term है anxiety of influence जो Harold Pinter ने इसको लिखा हुआ है. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. पोएटिक mispresence is the correct answer. That was the given by Harold Bloom. And ये जो वर्क था वो 1973 में पब्लिश हुआ है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव, who among the following believe that rhyme is not an integral part of poetry? ऑप्शन ए है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी है होरेस, ऑप्शन सी है सैमुअल डेनियल, या ऑप्शन डी है फिलिप सिडनी. और इसमें से जो चूज करना है आपको कि करेक्ट जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है गिवन बिलो, यहाँ पे 1, 2, 3 में से करना है कि क्या सिर्फ फर्स्ट या सी थे जिन्होंने जो बिलीव करते थे कि दैट राइम इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री. ऑप्शन 2 है बी एंड डी ओनली, ऑप्शन सी डी 3 है ए एंड डी ओनली, ऑप्शन 4 है डी एंड सी ओनली. तो करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 2, बी एंड डी. मीन्स होरेस एंड फिलिप सिडनी had said that rhyme is not an integral part of the poetry. ये उन्होंने इनको ऐसा सोचते थे कि जब पोएट्री की डेफिनेशन दी है या पोएट्री को डिफाइन करते हुए ऐसा इनका कॉन्सेप्ट था. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, हु सेड दैट द ब्लैंक वर्स कोटिंग एन अननेम्ड क्रिटिक दैट इट इज वर्स ओनली टू द आईज, एडिंग फर्दर दैट इट हैज नेदर द इजीनेस नॉर the melody of numbers. ऑप्शन ए 1 है जॉन ड्राइडन, ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन 3 सैमुअल टेलर कॉलरिज, ऑप्शन 4 है सैमुअल जॉनसन. तो ऑप्शन 4 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है.
दिस इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स के बारे में ये कोटेशन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट आर एसोसिएटेड विद द एपिक थिएटर। एपिक थिएटर से इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से ऐसे दो ड्रामेटिस्ट थे जो एसोसिएट करते थे, एपिक थिएटर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए फर्नांडो एराबेल, ऑप्शन बी बर्टोल्ड ब्रेस्ट, ऑप्शन सी अर्नोल्ड ब्रोमेनियम, ऑप्शन डी जेम्स सॉन्डर्स। तो चूज द करेक्ट आंसर, दो ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन 2 है, बी एंड सी, मीन्स यहाँ पे बर्टोल्ड ब्रेस्ट एंड अर्नोल्ड ब्रोनेन, ये दो एसोसिएट करते थे जो कि एपिक थिएटर से एसोसिएटेड थे। ये 20th सेंचुरी का एक तरीके से थिएट्रिकल मूवमेंट था। Here we have the next question. Arrange the following term in the chronological order of emergence. Here's the paraphrase: stream of consciousness, practical criticism and deformalization के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें से इनको chronological sequence में रखना है, आपको पुट अप करना है। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन 3 है, बी डी सी ए। पहले नंबर पे बी होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद डी है आपका डिफेमिलाइजेशन, एंड उसके बाद आपका सी है practical criticism, and that after that heresies of paraphrase. Next one we have question, which of the two following works does Walter Pater regard as examples of great art in his essay style? Iliad, The Divine Comedy, Les Miserables या Frost। ये इस दो वर्क के बारे में वॉल्टर पेटर ने रिगार्ड किया हुआ है ग्रेट आर्ट। अगर उनके हिस्सेस की बात करें स्टाइल में, तो ग्रेट आर्ट के बारे में किन दो वर्क के बारे में बात हुई है। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी एंड सी है, डिवाइन कॉमेडी एंड फ्रॉस्ट है। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट 2020 सितंबर के पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, फिर से यहाँ पे आपको मैच कराना है। लिंग्विस्ट है और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट है, किस लैंग्वेज ने कौन से कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ पे आंसर करना है। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे जो स्क्रीन पे है, और आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन 2 है। ऑप्शन ए पॉल ग्रेस जो मैच कर रहे हैं वो 4th से, ऑप्शन बी इज 3rd मैचिंग, फर्डिनेंड डिसूज़ा जो है वो सेक्सी है, वो 2nd से मैच कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ नैन्सी डोरियन जो है वो 1st से मैच कर रही है। ओके, ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो कि लिंग्विस्ट और उनके कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइटल्स ऑफ द सेक्शंस ऑफ द थॉमस डी क्वेंचीज द इंग्लिश मेल कोच? ग्लोरी ऑफ मोबिलिटी, द विजन ऑफ सडन डेथ, द ग्लोरी ऑफ मोशन, द विजन ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। ऑप्शन 1, 2, 3 में से 4 में से ये कौन से दो ऐसे फॉलोइंग टाइटल्स हैं जो कि थॉमस डी क्वेंची के इंग्लिश मेल एंड कोच के टाइटल्स हैं? तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन 3 हमारा है, बी एंड सी। ओके, द विजन ऑफ सडन डेथ एंड द ग्लोरी ऑफ मोशन आर द 2 टाइटल्स। नेक्स्ट वन वी है, फिर से यहाँ पे मैचिंग करना है। लिस्ट 1 में ऑथर्स की बात हो रही है एंड लिस्ट 2 में इनके टेक्स्ट की बात हो रही है, या इनके जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिकल वर्क्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो करेक्ट जो आंसर होगा इसका वो हमारा है ऑप्शन 3। फर्स्ट जो है वो मिशेल डी कॉर्ट्यू का जो 4th मैच कर रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। जॉन फिस्के का बी 3rd मैच कर रहा है। इसके साथ साथ सी 1 मैच कर रहा है यहाँ पे, एंड जेनिस रैडवे का 2nd मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी एसेंशुअलिटी, द साइन ऑफ द साइन, सेइंग दैट साइन possesses an inner dialectical quality and evaluating essence? ऑप्शन ए रोलैंड बॉर्टेस, ऑप्शन सी 2 है हमारा स्टुअर्ट हॉल, ऑप्शन सी डैक्स दरिडा एंड ऑप्शन डी वैलेंटाइन वोल्सोनिवो। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट भी है, which of two of the following inspired the rise of the periodical essays? periodical essays को किसने इंस्पायर किया है इसके राइज होने में? इन दो चारों ऑप्शंस में से 2 को चूज करना है आपको, और यहाँ पे ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं इन चारों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 में से करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन 3 है, सी एंड इन। फ्रांसिस बेकन एंड ऑल्से मॉन्टेन, इन दो ऐसे इंस्पायरिंग
एसेज थे जो पीरियोडिकल एसेज के राइज में इनका एक मोटिवेशन था, एक इंस्पायर इन्होंने किया है periodical essays को. Next one we have arranged the following of the chronological order of publication. इसको publication year के according chronologically sequence में इसको रखना है. From Allo, Sons and Lovers, Mrs. Dalloway and the portrait of the artist of as a young man. तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन 4 है. सबसे पहले जो पब्लिश हुआ है दैट इज ऑप्शन बी, सन्स एंड लवर्स. आफ्टर दैट दी पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ एज अ यंग मैन. ऑप्शन ए है फिर क्रोम yellow, and option C at the last, Mrs. Dalloway. Next we have the question on the screen. Which one of the following statement is true about Aristotle poetics? Aristotle की poetics के बारे में, ये जो critical work था Aristotle का, उसके बारे में इसमें कौन सा concept जो है या कौन सी statement जो है वो correct है? Answer है हमारा option B. Option D, sorry, means fourth. He asserted the values of poetry by focusing on imitations, nemesis जिसको बोलते हैं, rather than rhetoric. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा. विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिशंस आर बेस्ट इवोक्ड बाय हैमलेट्स अटरेंस, टू बी और नॉट टू बी. इसमें आपको बताना है जो बेस्ट इवोक्ड अटरेंस था इसमें हैमलेट का अटरेंस टू बी और नॉट टू बी. इसमें से दो ऑप्शंस जो हैं कुछ कौन से ऑपोजिशंस हैं बेस्ट इवोक किए गए हैं. बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन एक्शन एंड इमोशंस, बिटवीन अफर्मेशन एंड कंफर्मेशन, बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग. तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से दो चूज करना है, ए बी सी डी में से दो चूज करना है. तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन 1 है, ए एंड डी. ठीक है, बिटवीन लाइफ एंड डेथ एंड बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग. ठीक है, ये बेस्ट इवोकिंग है जो ऑपोजिशंस यहाँ पे दिए गए हैं टू बी और नॉट टू बी से रिलेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है. विच अमंग द फॉलोइंग आर द टू ग्रेट मास्टर्स ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज दैट टी.एस. इलियट contrast with Dryden and Milton in the Metaphysical Poets. Metaphysical Poets ये क्रिटिकल वर्क है टी.एस. इलियट का. आपको बताना है कौन से दो फ्रेंच लैंग्वेज के ऐसे राइटर्स थे, मास्टर्स थे, जो कि कंट्रास्ट करते हैं ड्राइडन एंड मिल्टन में से इनके मेटाफिजिकल पोएट्स में. तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से दो को चूज करना है, ABCD में से दो को चूज करना है. तो 1 2 3 में से जो करेक्ट हमारा आंसर है वो हमारा ऑप्शन 3 है. मीन्स ऑप्शन 3 बी एंड Jean Racine and C. Charles Baudelaire. These are the two great French language masters जो कि कंट्रास्ट करते हैं टी.एस. इलियट के से ड्राइडन और मिल्टन से मेटाफिजिकल पोएट्स में. आगे क्वेश्चन है. Who among the following feminist theorists posited a separate realm of female experience captured in a style of writing different from him? ऑप्शन A B C D E में से करेक्ट जो बताना है फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट के बारे में. तो ऑप्शन हमारा 4 जो है वो करेक्ट आंसर है. बी एंड ई आर दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन वी हैव विच टू टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग आर लिंक्ड टू लिटरेरी फेमिनिज्म. लिटरेरी फेमिनिज्म में दो ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं जो लिंक करते हैं. अ स्मॉल प्लेस, येलो वॉलपेपर, एमा एंड द रूम ऑफ वंस ओन. चारों ऑप्शंस में से ABCD में से कौन सा चूज करेंगे आप. करेक्ट आंसर है, तो दो की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है हमारा ऑप्शन बी एंड डी. ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है. मीन्स येलो पेपर एंड द रूम ऑफ वंस ओन. ये वर्जीनिया वुल्फ का द रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है. ये दो टेक्स्ट हैं ऐसे जो लिटरेरी फेमिनिज्म से लिंक करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है. फेमिनिज्म के बारे में इन दो वर्क्स में बात हुई है. आगे बात है, क्वेश्चन है जो हमारा स्क्रीन पे. व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द इवॉन्स कंट्रोवर्शियल एसेज इन ब्रदर्स कारामाज़ोव. करेक्ट आंसर है 4. इक्लेसियास्टिकल कोड्स इज द करेक्ट आंसर. ये सब्जेक्ट है इवॉन्स कंट्रोवर्शियल एसेज का इन ब्रदर्स कारामाज़ोव. आगे क्वेश्चन है. हु मेक द फॉलोइंग स्पीच इन सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉडेट, एस्ट्राइड ऑफ अ ग्रेव एंड डिफिकल्ट बर्ड डाउन इन द होल, लिंगरिंगली द ग्रेव डिगर पुट्स ऑन द फोरसेप्स. तो ये है जो कोटेशन, या अगर हम कमेंट्स की बात करें इसके, तो किसने स्पीच बोलती है वो वॉल्दिमिर ने बोली है, जो कि एक कैरेक्टर है इस इम्पोर्टेंट एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड जो ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडेट सैमुअल बेकेट का. क्वेश्चन स्क्रीन पे है. नेक्स्ट, विच टू पोएम्स ऑन द फॉलोइंग लिस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग. इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी दो पोएम्स है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की राइटिंग स्टाइल पे लिखी गई हैं. ऑप्शन जो है हमारा
चारों ABCD में से जो करेक्ट है, 2 पोएम की बात हो रही है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट बैठेगा, मीन्स A and C. ओके, A and C इज द करेक्ट आंसर। ये बात हो रही है हमारा, यहाँ पे मैं D पे कर दिया है मैंने, तो यहाँ पे इसको मेंशन करके आप इस पे टिक करके C कर दीजिएगा। एल्फ्रेड टेंसन की जो यूलिसीज है, दिस इज रिलेटेड टू द ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड कैरोल एंड ड्यूफी बाय मेडुसा, जो इनका वर्क है। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। इन प्लेस को क्रोनोलॉजिकली पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे पुट करना है। करेक्ट आंसर में से ABCD की बात हो रही है यहाँ पे, और 1 2 3 में आप बताइए 4 में कौन सा करेक्टली क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ये अरेंज किया गया है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जो पब्लिश हुआ है कंट्री वाइड, ये है। उसके बाद A ऑल फॉर लव, उसके बाद जो पब्लिकेशन हुआ है वेनिस प्रिजर्व्ड एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल्स इज द लास्ट वन। Who among the following linguists proposed the term competence and performance? ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नोम चोम्स्की वाज द करेक्ट आंसर। ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following theorists particularly emphasized the social and historical dimensions of text reception? ऑप्शन 1 2 3 4 में से करेक्ट आंसर है वो हमारा 3 है। Hans Rupert Joss is the correct answer. As mentioned in my first acquaintance with the poets, which poet does William Hazlitt described as the only person I ever knew who answered the idea of a man of genius? The correct answer is related to option 1 Coleridge. आगे है, which one of the following assumptions best expresses the position of post-structuralist criticism? Definition, structure, underline empirical events, language is representational, apprehension of realities contrast, and knowledge operates according to procedure that are axiomatic. तो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। apprehension of reality in a contrast is the correct answer, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म के को एक्सप्रेस करते हुए ये assumption है। Which of the following novel is structured into a poem of 999 lines preceded by foreword followed by a commentary and an index? तो ये जो नॉवेल है वो है हमारा ऑप्शन 2 पहले फायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट गेम डू द कैरेक्टर प्ले इन एक्ट 2 ऑफ हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जो वो एक्ट सेकंड में जो बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर की जो गेम वो खेलते हैं वो है हमारा ब्लाइंड मैन बफ। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव, which one of the among the following is a set of the metaphysical poets? ऑप्शन 1 2 3 4 में से सेट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात हो रही है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्स से रिलेटेड है या मेटाफिजिकल पोएट्स उसमें है, उनका नेम मेंशन है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। जॉन डन, हेनरी वॉगन एंड एंड्रयू मॉर्वेल आर द मेटाफिजिकल पोएट्स। Next one we have the question, Hari wrote a poem on a mountain. Which two of the following are the assembly statement about the above statement? तो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2 B and C. The sentence is an example of structural ambiguity and also the sentence involves two deep structures. ये Hari wrote a poem on the mountain. Next question है, who among the following coined the dictum the medium is the message? Raymond Williams, Irving Goffman, Marshall McLuhan and John Fiske. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हमारा मार्शल लैकनम। Which of the book of the Paradise Lost incorporates the speech rhythm of Adam and Eve? Marital Quarrel. Option 4 is the correct answer, book 9. Okay. Which one of the following journals publishes articles related to the critical theory exclusively? करेक्ट जो इसका आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के सितंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया आपका, और ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। आगे पार्ट सेकंड में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सितंबर 2020 यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आप कनेक्ट रहिएगा चैनल के साथ में,
और अदर वीडियोस भी वॉच आउट कर लीजिए वीडियो सेक्शन पे जा करके। कोई आपको क्वेरी हो प्लीज कमेंट मी in comment section and also on chat box, so stay connected with this channel for the best preparation of your English literature exam. Thank you very much for watching this.